लास्ट क्लास तक हम लोगों ने वॉइड के बारे में पढ़ लिया था अच्छे से, वॉइड की पोजीशन के बारे में पढ़ लिया था, और एचसीपी एंड सीसीपी यूनिट सेल के बारे में भी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर इनके वॉइड्स के और एचसीपी एंड सीसीपी यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं, लेकिन वो यूनिट सेल में किए थे। अब यहाँ पर ये वॉइड के टाइप में भी क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो इसे समझते हैं। एन एटम ए ऑक्यूपाई ऑल द लैटिस साइड ऑफ सीसीपी, मतलब सीसीपी पर जितनी भी लैटिस साइड होती है सबको उसने ए ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। while the B atom occupy all the octahedral void and atom C occupy the all tetrahedral void. Find formula of compound. हमें यहाँ पर कंपाउंड का फॉर्मूला यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं डायग्राम से समझाता हूँ इसे। ठीक है, एक बार हम क्यूब में एटम को अरेंज करके देख लेते हैं। बाकी के जो आगे के क्वेश्चन आएंगे उसमें हम बार बार क्यूब में एटम्स अरेंज नहीं करेंगे, फिर हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्यूब है। अब इसमें हम एटम्स अरेंज करते हैं। देखो यहाँ पर ये जो सर्कल बनाऊंगा मैं ऑरेंज कलर से, ये होगा हमारे पास ए। पर्पल कलर से जो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ वो होगा बी। और ब्लैक कलर से जो मैं, सॉरी ग्रीन कलर ले लेते हैं, ग्रीन कलर से जो मैं ड्रॉ करूंगा वो होगा हमारे पास सी। ठीक है, ये हम एटम्स अरेंज करने वाले हैं। सबसे पहले देखो ए एटम कहाँ पर है। ए एटम के बारे में बोला हुआ इसने, एटम ए ऑक्यूपाई ऑल द सीसीपी लैटिस। तो सीसीपी लैटिस कहाँ होता है? कॉर्नर्स पर। कॉर्नर्स पर एटम्स को अरेंज कर देंगे। सीसीपी का मतलब बताया था लास्ट क्लास में कि एफसीसी को ही हम सीसीपी बोलते हैं। तो एफसीसी में फेस सेंटर पर भी एटम आएंगे। ये फेस सेंटर पर पीछे हमने एटम और आगे लगा दिए। ठीक है, तो ये एटम ए अरेंज हो गया। उसके बाद बोला इसने कि एटम बी कहाँ पर है? ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होता है? एज सेंटर और बॉडी सेंटर। तो ये एज सेंटर पर एटम रख देते हैं हम लोग। टोटल 12 एज हैं, तो 12 एज यहाँ पर 12 एटम्स अरेंज होंगे। काउंट कर सकते हैं हम लोग, ये देखो। ये एज सेंटर पर एटम हो गए। और एक बॉडी सेंटर भी पोजीशन होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, तो ये बॉडी सेंटर के एटम हो गए। तो यहाँ पर ये बी अरेंज हुआ। इसके बाद बात करें हम लोग सी की, तो सी इसमें बोला है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन क्या होती है? टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन होती है ये जो छोटे छोटे 8 क्यूब हैं इनके सेंटर पर, या फिर एक बॉडी डायगोनल पर 2। तो जैसे अगर मैं बात करूं, ये पीछे वाले क्यूब में होगा, ये आगे वाले क्यूब के सेंटर पर होगा। इसी तरीके से ये पीछे वाले क्यूब, ये आगे वाले क्यूब के सेंटर पर। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होंगे? टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड ये इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये सभी ए बी और सी एटम्स की यहाँ पर पोजीशन हो गई। तो ये पोजीशन मैंने सिर्फ इसलिए बताई है ताकि हमें आगे के क्वेश्चंस में भी अरेंज करने में प्रॉब्लम ना आए। अब हम बात करते हैं कि फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला निकालने के लिए हमें एटम ए बी और सी तीनों के एटम के रेशो चाहिए कि किस रेशो में ये है। एटम ए कहाँ पर है? सीसीपी लैटिस पर। तो सीसीपी लैटिस का हमें पता है एफसीसी में टोटल कितने एटम होते हैं? टोटल एटम होते हैं यहाँ पर 4। ठीक है, काउंट कर सकते हैं। 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर का मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय कॉर्नर का 1/8 प्लस 6 फेस सेंटर। तो ये टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। बी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अगर एटम ए 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है? 4 ही होगा, क्योंकि हमें पता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होता है। अगर ये n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n होगा और टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होगा। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे हमारे पास? 4। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे? मतलब एटम सी हमारे पास 8। तो रेशो आया 4:4:8। जिसे सिंपल रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1:1:2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? AbC2। ये हमारे पास इसका मोलर फॉर्मूला आ जाएगा, यही आंसर होगा। इस तरीके से जेई और नीट में बहुत क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एटम ए ऑक्यूपाई ऑल द लैटिस साइड ऑफ HCP, B atom occupy 50% of octahedral void and C atom occupy 25% of tetrahedral void. Find formula of compound. देखो किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये एटम A, एटम B एंड एटम C। एटम A के लिए बोला है इसने कि ये HCP यूनिट सेल पर है। एक HCP यूनिट सेल के लिए जो Z की वैल्यू होती है वो होती है 6। मतलब एक यूनिट सेल में टोटल कितने एटम होते हैं वहां पर? 6। तो एटम A हुआ हमारे पास 6। बी एटम की बात करें तो बी एटम 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए इसने बोला है। तो 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हमें पता है एटम n है तो b कितना होगा? n, और c कितना होना चाहिए? 2n। मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होना चाहिए? 2n।
तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड होने चाहिए हमारे पास 6, लेकिन इसने बोला है 50% पार्ट पर ही प्रेजेंट है, तो हमने उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एटम सी की बात करें तो ये कितने होने चाहिए थे, 12 होने चाहिए थे, क्योंकि ये जस्ट डबल होता है एटम का। तो टेट्राहेड्रल वॉइड टोटल होने चाहिए थे 12, लेकिन उसमें 25% पार्ट पर ही एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ हमने लिख दिया 1/4। तो ये आया हमारे पास 6:3:3, 2:1:1। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, A2BC, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है 2009 में। कॉपर क्रिस्टलाइज इन FCC with a unit cell length of 360 पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम। मतलब कॉपर एटम है वो FCC यूनिट सेल में बना हुआ है, जिसमें यूनिट सेल लेंथ कितनी बताइए, मतलब एज लेंथ हमको कितनी दी गई है, 361 पिकोमीटर यहाँ पर हमको दी गई है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, कॉपर एटम की रेडियस। तो यहाँ पर जनरली हम ए और आर का रिलेशन निकाल देंगे तो सीधा आ जाएगा। तो ए और आर रिलेशन किसके लिए निकालना है, इसमें कॉपर एटम किसके लिए बोला हुआ है, FCC यूनिट सेल के लिए। तो FCC यूनिट सेल के लिए ए और आर का रिलेशन होता है, हम जानते हैं 4r = √2a। ठीक है, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने FCC यूनिट सेल में। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2a/4 √2। a की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 361। अब यहाँ पर क्वेश्चन में भी यूनिट पिकोमीटर है और आंसर में भी पिकोमीटर है, तो हमें इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ऐसे ही रख देंगे इसको। तो √2 × 361/4, जब इसे कैलकुलेट किया जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 127 पिकोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 127 पिकोमीटर। देखो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जेई में इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जेई का क्वेश्चन है। देखो, the age length of a face center cubic cell of an ionic substance is 508 picometer. If the radius of the cation is 110 picometer, the radius of the anion। देखो जब भी हमारे पास ये आयनिक सब्सटेंस आते हैं तो इनकी स्ट्रक्चर्स के हिसाब से अगर हम FCC लैटिस की देखें तो स्ट्रक्चर क्या होता है हमें पता है। FCC लैटिस के लिए R कैटायन, तो कैटायन को मैं R+ से डिनोट कर देता हूँ, प्लस R एनायन। तो R+ अपॉन R- ये किसके इक्वल होगा, FCC के लिए ये होगा हमारे पास एज लेंथ बाय 2 के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कैटायन की रेडियस कितनी दी हुई है हमको, 110 पिकोमीटर, और यहाँ पर हमें एनायन की रेडियस निकालनी है, मतलब R- हमें निकालना है। तो बस अब वैल्यूज रख देनी है सिंपल, 110 प्लस R- इक्वल टू एज लेंथ कितना है यहाँ पर 508। सारी वैल्यूज पिकोमीटर में, तो कोई कन्वर्जन हमें यहाँ पर करना नहीं है। तो अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा, देखो R- 110 प्लस R- इक्वल टू 254। तो R- आ जाएगा यहाँ से 254 माइनस 110 इक्वल टू 144 पिकोमीटर। डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमारे पास परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एंड बॉडी सेंटर्ड पैक स्ट्रक्चर आर रेस्पेक्टिवली। तो ये फ्री स्पेस की बात कर रहा है। तो क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर मतलब सीसीपी के लिए हम बात करें, सीसीपी की पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%, मतलब 74% पार्ट में इसमें एटम है। तो फ्री स्पेस कितना बचा, 100 में से माइनस कर देते हैं इसे, 100 माइनस 74 कितना आएगा हमारे पास, 26% पार्ट इसका खाली है। बीसीसी के लिए अगर हम बात करें, बॉडी सेंटर्ड के लिए, तो बीसीसी की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो होती है 68%। तो इसके लिए जो फ्री स्पेस बचेगा वो फ्री स्पेस क्या होगा, वही फ्री स्पेस है हमारे पास 100 माइनस 68। जब 100 में से 68 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 32%। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 26 एंड 32, मतलब डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी तक जैसे हमने क्वेश्चंस टॉपिक्स पढ़े हैं उसके हमारे पास अभी ये क्या है, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस थे। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारे पास रेडियस रेशो एंड आयनिक क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर।